डीएनए मित्रों, ये युवा देश के भविष्य हैं। कॉलेज कैंपस में जिन युवाओं को अपने सिलेबस पर चर्चा करनी चाहिए, अपने और देश के भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए, वो आज यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। साथ मिलकर पढ़ते थे और इस समय आपस में उलझे हुए हैं। इसकी जरूरत थी क्या? जरा सोचिए। देश भर के कॉलेज में क्लासरूम का माहौल इस वक्त क्या हो गया होगा? डीएनए मित्रों, ये विवाद देशव्यापी है, इसलिए यह जरूरी सवाल बनता है कि आज क्या यूजीसी की नई गाइडलाइंस की जरूरत थी, या शिक्षा को रोजगार से जोड़ने और शिक्षा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी में सुधार पर चर्चा की जरूरत है? यह सवाल क्यों जरूरी है, पहले इसे समझते हैं। मित्रों, दुनिया में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए सबसे उच्च मानदंड वाला एक मॉडल है। इसका नाम है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसे संक्षेप में पीसा क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं। 2009 में भारत आखिरी बार इस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। गौर से सुनिएगा, 2009 में भारत पीसा क्वालिटी इंडेक्स में 74 देशों में से 72वें स्थान पर रहा था। सोचिए, आज से 17 साल पहले भारत 74 में से 72वें स्थान पर था, मतलब दुनिया में सबसे खराब शिक्षा वाले देशों में तीसरे नंबर पर। इसी से आप समझ सकते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का हाल कैसा रहा। अब सोचिए, क्या आज चर्चा और प्रदर्शन शिक्षा में सुधार के लिए नहीं होना चाहिए? क्या यूजीसी जैसे संस्थान को शिक्षा में सुधार के लिए नियम नहीं बनाए जाने चाहिए? लेकिन नियम बनता किस पर है? जातियों पर। जैसा कि हमने कहा, यह मुद्दा युवाओं से जुड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है। सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन सिस्टम कर क्या रहा है? इस सिस्टम ने युवाओं के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था बनाई है, उसे समझने के लिए एक और रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। यह शिक्षा पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट है 2017-18 की। इस रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग में भारत 75वें स्थान पर है। यानी अगर दुनिया में हायर एजुकेशन से जुड़ी कोई नौकरी आती है तो हमारे देश के नौजवान को 75वें नंबर पर यह नौकरी मिलेगी। स्किल फिट यानी दुनिया के लिए योग्यता के मामले में भारत 37वें नंबर पर है। यानी योग्यता के मानदंड पर नौकरी मिले तो भारत में 100 में से 63 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। गणित और विज्ञान की पढ़ाई की गुणवत्ता में भारत 37वें नंबर पर है। स्कूल में इंटरनेट एक्सेस के मामले में भारत 49वें स्थान पर है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में आईआईटी बॉम्बे 118वें और आईआईटी दिल्ली 150वें नंबर पर है। शिक्षा की यह हालत एक दिन में नहीं हुई, यह बहुत ही पुरानी बीमारी है। यूपीए सरकार के दौरान 2011-12 की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग में भारत का स्थान 90वें नंबर पर था। स्किल फिट में भारत का नंबर 100 से ऊपर था। गणित और विज्ञान की पढ़ाई की गुणवत्ता में भारत 60वें नंबर पर था। स्कूल में इंटरनेट एक्सेस के मामले में भारत 120वें नंबर पर था। यानी पिछले कुछ साल में थोड़ा सा ऊपर हुए, लेकिन प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक किसी भी इंडेक्स में हम टॉप 5 में नहीं हैं। टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 में भी नहीं है। हम कहां हैं? कभी 74 में से 72वें नंबर पर, कभी 75वें नंबर पर। सोचिए, गणित और विज्ञान जैसे विषय तो छात्रों की सोच को वैज्ञानिक नजरिया देते हैं, उन्हें जाति धर्म के संकुचित दायरे से बाहर निकालते हैं। वहां भी हम टॉप 10 में नहीं है। इसके सामान्य तर्क प्रणाली से सोचना चाहिए कि इस वक्त बड़ी जरूरत क्या है। छात्रों को ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल के खांचे में बांटने वाली गाइडलाइंस या शिक्षा का स्तर सुधारने वाली गाइडलाइंस? हमें आज शिक्षा के मामले में टॉप 5 देशों में शामिल होने के लिए गाइडलाइंस लानी चाहिए या छात्रों को जाति में विभाजित करने वाली गाइडलाइंस? आज बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में भी यूजीसी का मुद्दा उठा। इस विषय पर राजनीतिक पार्टियां भी बटी हुई दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां दलितों की राजनीति करने वाले नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सांसद इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पर सरकार का पक्ष क्या है, आपको वो भी सुनना चाहिए। भेदभाव हटाने के लिए आप ऐसे गाइडलाइंस दें जो और ध्रुवीकरण और भेदभाव वो भी कैंपसेस में बनाएं। यानी आप स्टूडेंट्स लाइफ में फिर से वो कम्युनिटीज और कास्ट का जहर घोल रहे हैं। कुछ लोग विशेषाधिकार समझ रहे थे, कमजोर वर्ग को गाली देना, उनके ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगेगा, समानता की बात होगी, अच्छा माहौल बनेगा यूनिवर्सिटी को। इससे भी डर लग रहा है। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा।
कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। मित्रों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इसके विरोध में बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेता नियमों के खिलाफ खड़े हो गए। आगरा में बीजेपी के पूर्व सभापति ने खून से खत लिखकर संशोधन की मांग की है। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। औरैया में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने तो यूजीसी को खत्म करने की ही मांग कर दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद मदन मिश्रा ने भी यूजीसी के नए नियमों का खुलकर विरोध कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। मित्रों, यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर छात्रों का प्रदर्शन आपने देखा। इस पर सियासत क्या हो रही है ये आपने देखी। मित्रों, सोचिए, इस वक्त विरोध और सियासत की जरूरत है या शिक्षा में सुधार के लिए गाइडलाइंस लाने की। यह विवाद सिर्फ छात्रों और सियासतदानों तक सीमित नहीं रहा, अब इस विवाद में संत भी आ गए हैं। देश भर के संत यूजीसी की गाइडलाइंस पर क्या कह रहे हैं, आपको यह भी देखना चाहिए। पत्र भेज करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए। एक लंबा विषय है और ये पूरा एक षड्यंत्र से भरा हुआ लगता है। इस पर संशोधन होना चाहिए, इस पर सभी लोग कार्य कर रहे हैं। कि यूजीसी ने जो नए नियम करे उसका तो मैं पुरजोर रूप से कहूंगा कि उचित नहीं है। विचित्र सी बात है। तो शासन को तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लेते हुए यूजीसी के इस नए नियम को खारिज कर देना चाहिए।